हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक यादव एंड आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है फोरम चेंज। फोरम चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड बिकॉज लाइफ में कभी भी कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता रहता है। ऐसे ही हमारी कंपनी के अंदर भी डेली बेसिस पे बहुत से चेंजेस होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो आइए अब हम आगे इसको समझते हैं कि फोरम चेंज क्या होता है और इसको कंपनी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपने कंपनी के अंदर होने वाले डिफेक्ट्स को रोक सकें। सो व्हाट इज़ फोरम चेंज? फोरम चेंज का मतलब क्या होता है? फोरम चेंज का मतलब होता है इफ़ एनी चेंज डन इन मैन मशीन मटेरियल मेथड which may affect product or process parameter against specified standard, it is known as forum change. फ्रेंड्स, अगर कोई भी मैन मशीन मटेरियल एंड मेथड में कोई भी चेंज होता है और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के पैरामीटर्स पे अगर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो हम उसे बोलते हैं कि हमारे फोरम में कोई चेंज हुआ है। फ्रेंड्स, फोरम चेंज को आगे समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फोरम चेंज की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फोरम चेंज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं ISO 9001 2015। इसके अंदर क्लोज नंबर 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि हमें जो कंपनी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको रिव्यू और कंट्रोल करना है और उसकी जो कॉपी है डॉक्यूमेंट्स की उसको रिटेन करके अपने पास रखना है और जो भी हमने एक्शंस लिए उनको रिव्यू करना है। नेक्स्ट, अगर हम IATF 16949 2016 स्टैंडर्ड को देखते हैं तो उसके अंदर भी क्लोज नंबर 8.5.6.1 कंट्रोल ऑफ चेंजेस, उसके अंदर भी सेम स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी हुई है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करना है जो भी फोरम की एक्टिविटी है, जो भी चेंजेस होंगे उसको वैलिडेट करना है एंड उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अपने पास रिटेन करके रखना है। नेक्स्ट, अगर हम मारुति की चेकशीट को भी देखते हैं जो कि 16 क्लोज की जो अभी मेस की चेकशीट आई थी उसके अंदर क्लोज नंबर 3 चेंज मैनेजमेंट जो कि मारुति का पहला क्रिटिकल क्लोज है, उसके अंदर भी फोरम को लेके बहुत सी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, जैसे कि हमें अनएक्सपेक्टेड और प्लान चेंजेस को डिफ़ाइन करना है, डिस्प्ले करना है शो फ्लोर पे, जो भी प्रोसीजर है चेंज मैनेजमेंट के लिए वो हमारे पास होना चाहिए और उसके जो भी हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो हमें मेंटेन करके रखने हैं एंड उसके जो भी रिजल्ट्स हैं उसको मेंटेन करना है ताकि हम प्रॉपर ट्रेसिबिलिटी कर सकें। नीड ऑफ फोरम चेंज। फोरम चेंज की क्या नीड है फ्रेंड्स, इसको समझाने के लिए मैं 1-10-100 रूल का यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 टाइप्स की कंपनी है, टायर 2, टायर 1 एंड OEM। टायर 2 कंपनी एक रिजेक्ट पार्ट टायर 1 कंपनी में बेचती है और वो आगे जाके 10 पार्ट्स के साथ असेंबल हो जाता है और वो 10 पार्ट्स आगे 100 पार्ट्स के साथ असेंबल हो जाते हैं एक OEM कंपनी में और 100 के 100 रिजेक्ट हो जाते हैं। अब अगर हम ट्रेसिबिलिटी का यूज़ करें तो हम ये तो पता लगा सकते हैं कि वो एक पार्ट कौन सी कंपनी से रिजेक्ट होकर आया है, बट हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो एक पार्ट कब बना था, किसने बनाया था, किस कंडीशन में बनाया था, ठीक है, कौन सी मशीन पे बनाया था, ठीक है, और इसके जैसे और कितने पार्ट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुए थे। तो अगर हम कंपनी के अंदर फोरम चेंज का यूज़ करते हैं तो हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि किसी भी पार्ट का डिफेक्टिव बनने का बस एक ही रीज़न हो सकता है, या तो मैन में कोई चेंज हुआ हो, या मशीन में कोई चेंज हुआ हो, या मटेरियल में कोई चेंज हुआ हो, या मेथड में कोई चेंज हुआ हो। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं हो सकता, इसीलिए हम फोरम चेंज का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ चेंज। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि चेंज कितने टाइप के होते हैं। चेंज ओनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्लैंड एंड अनप्लैंड। इसके अलावा कोई और चेंज नहीं होता है, या तो हमें चेंज के बारे में पता होगा या फिर हमें चेंज के बारे में नहीं पता होगा। सो प्लान चेंज क्या होता है? एनी चेंज फॉर विच इंफॉर्मेशन इज नोन बिफोर इट अकर्ड। और अनप्लान चेंज क्या हो गया? एनी चेंज फॉर विच इंफॉर्मेशन इज नोन आफ्टर इट अकर्ड। फ्रेंड्स, फोरम चेंज के अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, वो होती हैं रेट्रोएक्टिव एक्शन एंड कंटेनमेंट एक्शन। तो सबसे पहले हम रेट्रोएक्टिव एक्शन को समझते हैं। रेट्रोएक्टिव एक्शन को समझने के लिए फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक कंपनी है जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक चलती है और उसमें हम 4 आवर्स की फ्रिक्वेंसी पे इंस्पेक्शन करते हैं। लाइक एक बार स्टार्टिंग में इंस्पेक्शन करेंगे फर्स्ट पीस अप्रूवल के टाइम पे, देन एक बार 1 बजे करेंगे, फिर 5:30 बजे करेंगे
एंड फिर 9 बजे करेंगे। अब अगर सपोज़ करिए 4 बजे हमारे पास कोई ऑपरेटर आता है और वो बोलता है कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे गेट पास लेके घर जाना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने तो उसे गेट पास दे दिया, बट क्या उसकी तबीयत 4 बजे एग्जैक्ट ख़राब हुई है? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि उसकी तबीयत 2 बजे से ख़राब हो रही हो सकता है उसकी तबीयत 1:30 बजे से ख़राब हो रही हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट जो हमारा इंस्पेक्शन हुआ था, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 बजे हमारा लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था, तो उसके बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जब तक हमारा चेंज हुआ है, उस पीरियड में जितनी भी क्वांटिटी उस ऑपरेटर ने बनाई है वो सारी क्वांटिटी क्या होगी? सस्पेक्टेड क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी को हमें चेक करना है, ठीक है। उस क्वांटिटी को चेक करने को क्या बोलते हैं? रेट्रोएक्टिव एक्शन। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? रेट्रोएक्टिव एक्शन इज इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बिफोर अकरेंस ऑफ चेंज। व्हाट इज़ कंटेनमेंट एक्शन? कंटेनमेंट एक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे अभी रेट्रोएक्टिव एक्शन में मैंने बताया, हमारे पास एक कंपनी है जो सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक चलती है और उसकी इंस्पेक्शन फ्रिक्वेंसी 4 आवर्स की है। लाइक हमारे पास फर्स्ट पीस अप्रूवल 9 बजे होता है, फिर 1 बजे इंस्पेक्शन होता है, फिर 5:30 बजे इंस्पेक्शन होता है, एंड देन फिर 9 बजे इंस्पेक्शन होता है। अब हमारे पास 4 बजे एक ऑपरेटर आता है जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो छुट्टी लेके घर चला जाता है। हम क्या करते हैं कि उसकी जगह किसी और ऑपरेटर को लगा देते हैं मशीन पर, ताकि 9 बजे तक हमारा प्रोडक्शन का टारगेट कंप्लीट हो सके। बट अब ये ज़रूरी नहीं कि जो ऑपरेटर हमने अभी लगाया है वो पहले वाले ऑपरेटर की तरह स्किल्ड हो और मशीन को चलाना जानता हो। इसीलिए वो जितनी भी क्वांटिटी बनाएगा उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सस्पेक्टेड लोड। और उस क्वांटिटी को हमें इंस्पेक्ट करना होता है और उस क्वांटिटी के इंस्पेक्शन को क्या बोलते हैं? कंटेनमेंट एक्शन। तो हम कंटेनमेंट एक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंटेनमेंट एक्शन इज अ इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर अकरेंस ऑफ चेंज। फ्रेंड्स अब चलते हैं 4M चेंज की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, जो कि हमारी वीडियो का टॉपिक भी है और हमें जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। 4M चेंज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले 4M चेंज क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होती है। 4M चेंज क्राइटेरिया क्या होता है? 4M चेंज क्राइटेरिया एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि कौन से चेंज में क्या करना है, कौन सा चेंज किस टाइप का है, ठीक है, कौन से एक्शंस लेने हैं और उसमें कस्टमर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। इसमें कुछ बहुत से कॉलम्स दिए होते हैं जो मैं आपको एक एक करके डिफाइन करता हूँ। लाइक सबसे पहला जो हमारा कॉलम है वो कैटेगरी ऑफ 4M। कैटेगरी ऑफ 4M मतलब हमें इसके अंदर ये बताना होता है कि हम कौन सी कैटेगरी लिए कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे हमने जो स्क्रीन पे देख सकते हैं वो मैन कैटेगरी के लिए हमने कंडीशन डिफाइन की हुई है। देन उसके बाद है चेंज डिस्क्रिप्शन। चेंज डिस्क्रिप्शन मतलब कि कौन सी कंडीशन है, चेंज क्या हुआ है। तो चेंज क्या हुआ है हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर छुट्टी पर है बिना जानकारी के शिफ्ट की शुरुआत के दौरान। मतलब ऑपरेटर ने छुट्टी कर ली है और हमें सुबह ही पता चला कि आज हमारा ऑपरेटर एब्सेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा। यहाँ पे जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सुपरवाइज़र से प्रोडक्शन हेड, मतलब सुपरवाइज़र प्रोडक्शन हेड को इन्फॉर्मेशन देगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एक्शन टेकन। एक्शन टेकन का मतलब होता है कि कौन से टाइप की कैटेगरी बन रही है यहाँ पे। लाइक मैन के अंदर अगर ऑपरेटर बिना जानकारी के है तो उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं। लाइक हमारे जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 3 टाइप की कैटेगरीज बन रही हैं। फर्स्ट वन इज़ बराबर जानकारी के ऑपरेटर को तैनात किया गया जो स्टेशन पर लगातार काम कर रहा था। सेकंड वन इज़ बराबर जानकारी के ऑपरेटर को नियुक्त किया गया जो स्टेशन पर लंबे समय से काम नहीं कर रहा है, उसको 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और थर्ड वन इज़ कम जानकारी के ऑपरेटर को नियुक्त किया गया। इसके बाद है चेंज मतलब कि कौन सी कैटेगरी का चेंज है, प्लान चेंज है, अनप्लान चेंज है, अब नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, तो जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी तीनों ही कैटेगरी अनियोजित परिवर्तन लिखा हुआ है, मतलब कि अनप्लान चेंज है। प्लान का मतलब होता है नियोजित एंड अनप्लान का मतलब होता है अनियोजित परिवर्तन। अगर ये प्लान चेंज होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता? नियोजित परिवर्तन। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है अबनॉर्मल सिचुएशन। अबनॉर्मल सिचुएशन फ्रेंड मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अबनॉर्मल सिचुएशन क्या होती हैं और इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम है एक्टिविटीज़ टू बी डन। एक्टिविटीज़ टू बी डन के अंदर 4 मेजर कॉलम्स हैं जिनका नाम है सेटअप अप्रूवल,
ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, रेट्रोएक्टिव एक्शन एंड कंटेनमेंट एक्शन। सेटअप अप्रूवल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी चेंज होता है और उसके बाद अगर हमें फिर से अपने प्रोसेस को रीस्टार्ट करना होता है, तो जो हमारे स्टार्टिंग के जो पीस होते हैं हमें उन्हें वैलिडेट करना होता है कि ये पीस जो है वो ओके है और हम अपने प्रोडक्शन को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, ट्रेनिंग का मतलब होता है कि फ्रेंड अगर हमने कोई ऑपरेटर लगाया है उस मशीन पर चेंज होने के बाद और अगर उसको उस मशीन की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसे वो मशीन नहीं चलानी आती है, उसे उस पार्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर हम उसे कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं तो यहाँ पे हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाना होता है। थर्ड कॉलम है रेट्रोएक्टिव एक्शन एंड फोर्थ कॉलम है कंटेनमेंट एक्शन। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि रेट्रोएक्टिव एक्शन क्या होता है और कंटेनमेंट एक्शन क्या होता है। तो ये चारों ही कैटेगरी में आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब जो कैटेगरी है उसके सामने अगर हमें इन चारों में से अगर कोई एक्शन लेना है तो वहाँ पे लिखा होगा होना चाहिए, और जहाँ एक्शन नहीं लेना है वहाँ लिखा होगा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलम है रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या है, रिमार्क्स में जो हमने ये 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, सेटअप, अप्रूवल, ट्रेनिंग, रेट्रोएक्टिव और कंटेनमेंट, इन चारों में से जो काम हमें यहाँ पे करने होंगे वो रिमार्क्स के अंदर लिखे होंगे कि उस काम को कैसे करना है। और लास्ट कॉलम है हमारा फ्रेंड्स कस्टमर अप्रूवल। अगर हमें इस काम के लिए कस्टमर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे येस और नो लिखेंगे। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि लास्ट वाली जो अगर हम लाइन देखेंगे कि हमारा ऑपरेटर बिना जानकारी के छुट्टी पर है और हमने उसकी जगह कम जानकारी के ऑपरेटर को नियुक्त किया गया है, तो ये क्या होगा, एक अनप्लान चेंज होगा, अनियोजित परिवर्तन होगा। और इस केस में हमें कौन कौन से काम करने हैं, सेटअप अप्रूवल भी करना है, ट्रेनिंग भी देनी है। रेट्रोएक्टिव नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटर छुट्टी पर है शिफ्ट के शुरुआत में ही, इसलिए इससे पहले तो उसने कोई पार्ट बनाया ही नहीं, इसलिए रेट्रोएक्टिव एक्शन नहीं करना है। और कंटेनमेंट एक्शन इसलिए करना है क्योंकि वो कम जानकारी का ऑपरेटर है, हो सकता है कि वो पार्ट सही बनाए, हो सकता है कि वो ऑपरेटर सही नहीं बनाए। और यहाँ पे हमें कस्टमर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नो लिखा हमने। और रिमार्क्स में हमने क्या लिखा है, रिमार्क्स में हमने जो काम करने हैं वो लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमने 1 नंबर के आगे लिखा है सेटअप अप्रूवल, प्रथम 5 पीस के सभी पैरामीटर्स की जांच करनी है, यदि कोई पैरामीटर सही नहीं है तो उसे ठीक कराएं और जांच की रिकॉर्डिंग फॉरम चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट में करनी है। फ्रेंड्स, फॉरम चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होती है वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। देन उसके बाद सेकंड है ऑपरेटर को ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी है। ऑन जॉब ट्रेनिंग में फ्रेंड्स उसको हम मशीन की और प्रोसेस की मतलब उसको जानकारी देंगे और नॉलेज देंगे। देन 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे लिखा है कि ऑपरेटर द्वारा निर्मित 2 पार्ट्स की प्रति 2 घंटे जाँच करनी है और 2 पार्ट्स की रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में करनी है तथा उत्पादित सभी पार्ट्स की 100% देखकर जांच करनी है। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि हमें कंटेनमेंट एक्शन में हमने क्या किया है कि जो हमारी कंपनी में 4 घंटे में इंस्पेक्शन हो रही थी, हमने उसको कम कर दिया, हमने 4 घंटे की जगह 2 घंटे में इंस्पेक्शन कर दिया है। एक पीस चेक हो रहा था, वहाँ पे हमने 2 पीस चेक कर दिए इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में, ताकि कोई भी डिफेक्टिव पार्ट आगे ना जा पाए, क्योंकि ये ऑपरेटर कम जानकारी का है। चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म। चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म एक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्वालिटी डिपार्टमेंट को दी जाती है कि हमारी शॉप फ्लोर पे ये चेंज हो गया है और अब हम इसके अगेंस्ट में ये काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम फॉर्मेट को देखें तो इसमें देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, कस्टमर नेम, इंटरनल चेंज है या फिर कस्टमर चेंज है, आज की डेट क्या है, चेंज रिक्वेस्ट किसने किया है, मतलब कि का सुपरवाइज़र कौन था जिसने चेंज के बारे में हमें बताया। देन चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट का मतलब है कि मैन में चेंज हुआ है, मशीन में चेंज, या मटेरियल में या मेथड में, इन चारों में से जिसमें चेंज हुआ है उस पर टिक लगाएंगे। एंड नीचे है डिटेल्स ऑफ चेंज, मतलब कि क्या डिटेल्स है, मतलब कौन सा ऑपरेटर चेंज हुआ है, कौन सी मशीन पे चेंज हुआ है, जो भी हमें उसके बारे में बताएं वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे और चेंज रिक्वेस्टर अपने साइन कर देगा। देन ये फॉर्म जाएगा क्वालिटी डिपार्टमेंट में और क्वालिटी डिपार्टमेंट इस चेंज की एक्सेप्टेंस देगा कि ये चेंज एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है। अगर येस होगा तो येस के आगे टिक लगाएंगे और नॉट एक्सेप्टेड होगा तो नो के आगे टिक लगाएंगे। देन कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, अगर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम येस के आगे टिक लगाएंगे और अगर नहीं देनी तो नो के आगे टिक लगाएंगे। देन QA पर्सन अपना फीडबैक देगा कि अब हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, लाइक हमें सेटअप अप्रूवल करना है या ट्रेनिंग देनी है या रेट्रोएक्टिव एक्शन करना है या फिर हमें कंटेनमेंट एक्शन करना है। देन उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि चेंज टर्मिनेशन डेट, मतलब जब चेंज हमारा ख़त्म हो जाएगा, लाइक
चेंज हमारा शाम को 9 बजे ख़त्म होता है या चेंज हमारा अगले 2 दिन बाद ख़त्म होता है, तो वो डेट हम यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद क्या है, QA कमेंट्स आफ्टर चेन टर्मिनेशन। जब भी हमारा चेंज ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने यहाँ पे रिजल्ट्स लिखेंगे कि हमारे सेटअप अप्रूवल के क्या रिजल्ट थे, हमारे रेट्रोएक्टिव के क्या रिजल्ट थे, हमारे कंटेनमेंट एक्शन के क्या रिजल्ट थे, और उसके बाद क्वालिटी हेड उस पर साइन करेगा। ये 4M चेंज रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जिसको हम एज अ रिकॉर्ड अपने पास फाइल में मेंटेन कर रखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। मैन मशीन मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैन मशीन मैट्रिक्स इसलिए होती है कि अगर मैन में कोई भी चेंज होता है तो हम ये पता लगा सकें कि जो मैन हम चेंज करने जा रहे हैं वो उस मशीन को ऑपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैन मशीन मैट्रिक्स को समझने के लिए हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक साइड हमारे ऑपरेटर्स का नाम लिखा हुआ है और एक साइड हमारे मशीन नंबर्स लिखे हुए हैं, और हर ऑपरेटर के नाम के आगे टिक और क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, टिक का मतलब होता है कैन ऑपरेट मशीन और क्रॉस का मतलब होता है कांट ऑपरेट मशीन। अब हम देख सकते हैं लाइक एग्जांपल चंदन को अगर हम देखें तो चंदन हमारी स्टार्टिंग की 5 मशीन्स को ऑपरेट कर सकता है और नेक्स्ट 5 मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता। और अगर मुझे चंदन की जगह किसी और ऑपरेटर से मशीन चलवानी है तो मैं पहले ये चेक करूँगा कि चंदन की जगह जो दूसरा ऑपरेटर मशीन चला रहा है वो क्या सेम उस मशीन को चला सकता है जिस पे चंदन काम करता था। लाइक अगर चंदन PP01 पे काम करता था तो मैं पहले ये देखूँगा कि जो दूसरा ऑपरेटर मैं लगा रहा हूँ उसके नाम के आगे PP01 पे टिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर टिक लगा हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चेंज नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल के ऑपरेटर हैं और दोनों सेम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगर एक ऑपरेटर के आगे टिक है और दूसरे के आगे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब कि दोनों ऑपरेटर सेम स्किल के नहीं हैं, दोनों सेम मशीन ऑपरेट नहीं कर सकते। लाइक अगर चंदन के आगे टिक लगा हुआ है और राजू के आगे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब राजू उस मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा है, फिर भी मैं चंदन की जगह राजू से वो मशीन ऑपरेट करवा रहा हूँ, मतलब कि ये एक चेंज माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी हम 4M चेंज के अंदर और भी मैट्रिक्स बना सकते हैं लाइक पार्ट मशीन मैट्रिक्स एंड मैन एंड पार्ट मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं शॉप फ्लोर की तरफ। शॉप फ्लोर पे भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। लाइक अगर हमारी कंपनी में कोई 4M चेंज हुआ है तो उस टाइम पे जो सस्पेक्टेड लोड जनरेट हुआ है उसको हमें बाकी प्रोडक्ट से सेपरेट रखना होता है। उसको सेपरेट रखने के लिए हमें कंपनी के अंदर एक 4M चेंज होल्ड एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो सस्पेक्टेड लोड है वो बाकी पार्ट्स के साथ मिक्स ना हो जाए, और जब हमें टाइम मिले हम उसको इंस्पेक्ट कर लें और पता लगा लें कि कितने पार्ट्स रिजेक्ट हैं और कितने ओके हैं। इसके साथ साथ हमें एक 4M चेंज टैग का भी यूज़ करना होता है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो पार्ट्स रखे हुए हैं ये 4M चेंज के टाइम के पार्ट्स हैं और ये होल्ड पार्ट्स हैं, ताकि ये इन पार्ट्स को कोई किसी और पार्ट्स के साथ मिक्स ना करे। 4M चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। 4M चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रेंड्स ऐसा फॉर्मेट है जो हमें हर चेंज के अगेंस्ट में भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐसे कॉलम्स दिए हुए हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना होता है, लाइक सेटअप अप्रूवल। सेटअप अप्रूवल हमें यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड करना है क्योंकि जो हम सुबह सेटअप अप्रूवल कर चुके हैं पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन की शीट में, अब दोबारा उस शीट में हम सेटअप अप्रूवल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं होता। इसलिए अगर हमें शिफ्ट के बीच में अगर सेटअप अप्रूवल देना है तो हम 4M चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। देन अगर फ्रेंड्स हमें रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन के लिए अगर हमें यूज़ करना है, अगर हमारा जो सस्पेक्टेड लोट है उसमें अगर हमें कोई डायमेंशनली कुछ चेक करना है तो उसके लिए भी हम इस इंस्पेक्शन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायमेंशनली इंस्पेक्शन करने के लिए हम एक सैम्पलिंग प्लान का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, मान लो हमारे पास 500 पीसीज हैं, तो हम 500 पीसीज को डायमेंशनली चेक नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए हम सैम्पलिंग प्लान को फॉलो करते हैं। आपको आगे दिखाऊंगा सैम्पलिंग प्लान जो कि हम सस्पेक्टेड लोड के लिए फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम रेट्रोएक्टिव चेक के विजुअल के इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड्स भी डाल सकते हैं कि हमने कितने पार्ट्स का विजुअल इंस्पेक्शन किया, कितने पार्ट्स हमने गेज से चेक किए, कितने पार्ट्स में हमें डिफेक्ट्स मिले, कौन कौन सी कैटेगरी के डिफेक्ट मिले। देन कंटेनमेंट एक्शन के लिए हम पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन शीट का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। यहाँ पे विजुअल के लिए कंटेनमेंट एक्शन के रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितने हमने विजुअल चेक किए और कितने हमारे गेज से चेक किए और कितने डिफेक्टिव पीस हमारे यहाँ पे जनरेट हुए, और हमने यहाँ पे कौन सा लोड नंबर अलग से जनरेट किया है और कौन से नंबर का टैग हमने वहाँ पे लगाया है। एक्टिव लोड सैम्पलिंग प्लान फ्रेंड्स ये है
सस्पेक्टेड लोड सैम्पलिंग प्लान जो हमने अलग से बनाया है, जो हम सैम्पलिंग प्लान इनकमिंग और फाइनल में यूज़ करते हैं, वो सैम्पलिंग प्लान नहीं है। ये हमने अलग से अपनी कंपनी के लिए बनाया है, जो हम सस्पेक्टेड लोड के केस में फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे 1 to 500 पीसीज मिलते हैं हमें सस्पेक्टेड लोड में, तो हमने 10 पीसीज का डायमेंशनली इंस्पेक्शन करना होता है, जो कि हम 4M चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट में करते हैं, और 100% विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है और गेजिंग करना होता है अगर रिक्वायर्ड होता है तो। 4M कंट्रोल रजिस्टर। फ्रेंड्स, 4M कंट्रोल रजिस्टर क्या होता है? 4M कंट्रोल रजिस्टर एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे हमें पूरे मंथ की समरी मिल सकती है कि हमारी कंपनी में कितने 4M हुए, कितने मैन के अंदर चेंज हुए, कितने मशीन के अंदर चेंज हुए, कितने मटेरियल के अंदर चेंज हुए, कितने मेथड के अंदर चेंज हुए, टाइम पे हम रिव्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कौन कौन से हमने एक्शंस लिए हैं, ठीक है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, ठीक है, कितनी रेट्रोएक्टिव क्वांटिटी आई, कितनी कंटेनमेंट एक्शन के टाइम पे हमने क्वांटिटी जनरेट की। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले ऊपर दे रखे हैं कुछ सर्कल्स, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सर्कल्स का मतलब है कि ये डे वाइज हमारे सर्कल्स हमें फिल करने होते हैं। लाइक जैसे आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को क्या करना है हमें? 1 तारीख को अगर हमारे पूरे दिन में कोई भी चेंज नहीं होता है तो हमें चारों सर्कल्स को ग्रीन कर देना है। बट अगर पूरे दिन में मैन के अंदर एक चेंज हो जाता है तो हमें क्या करना है? मैन वाले सर्कल को रेड कलर का करना है और बाकी सर्कल्स को ग्रीन करना है। ऐसे ही हमें फ्रेंड्स पूरे 31 डेज़ के लिए हमें इन सारे सर्कल्स को फिल करना है। और अगर किसी दिन हम सर्कल को रेड करते हैं तो उसकी डिटेल हमें नीचे वाले बॉक्सेस में फिल करनी है। नीचे वाले कॉलम्स को भी हम एक एक करके देखते हैं कि उनके अंदर हमें क्या करना है। इसके अंदर फ्रेंड सबसे पहले फर्स्ट कॉलम है डेट का। तो फ्रेंड डेट के अंदर हमें क्या फिल करना है? जिस दिन हम रेड करेंगे अपने सर्कल को उस दिन की हमें यहाँ डेट डालनी है। देन फिर उसके बाद 4M चेंज के अंदर कौन सा चेंज हुआ है, कौन से मैन में चेंज हुआ है या मशीन में चेंज हुआ है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद मशीन नंबर की कौन सी मशीन नंबर पे चेंज हुआ है, लाइक PP01, CNC02, CNC03। उसके बाद हमें टाइम डालना है कि कितने बजे चेंज हुआ है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताना है कि ये प्लान चेंज है या अनप्लान चेंज है। ये कहाँ से पता चलेगा फ्रेंड्स? हमें पता चलेगा अपने 4M चेंज क्राइटेरिया से। उसके बाद चेंज डिस्क्रिप्शन लिखना है कि हमारा किस टाइप का चेंज है, हमने क्या किया है, हमने चंदन की जगह राजू को लगाया है या राजू की जगह चंदन को लगाया है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का नेम डालना है कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स कॉलम है एक्शन टेकन के अंदर हमने काम क्या क्या किया, इसके लिए हमने सेटअप अप्रूवल किया या नहीं किया, रेट्रोएक्टिव के टाइम पे कितनी क्वांटिटी चेक की, कितनी ओके निकली, कितनी रिजेक्ट निकली, कंटेनमेंट के टाइम पे कितनी चेक की, कितने ओके निकले, कितने रिजेक्ट पीस निकले, उस जो भी हमारी क्वांटिटी हमने बनाई उसको किस स्लॉट नंबर पे सेंड किया है या उसका इनवॉइस नंबर क्या है, ताकि वो ठीक से ट्रेस हो सके, ताकि अगर कोई भी कस्टमर कंप्लेन आए तो हम बता सकें कि इस इनवॉइस नंबर पे ये पार्ट्स 4M चेंज के टाइम पे बने थे। फ्रेंड्स, हमें ऑपरेटर के साइन कराने हैं, इंस्पेक्टर के साइन कराने हैं, देन उसके बाद प्रोडक्शन हेड के साइन कराने हैं, देन क्वालिटी हेड के साइन कराने हैं, और कस्टमर अप्रूवल अगर रिक्वायर्ड है तो कस्टमर के साइन कराने हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे नो लिख देना है और रिमार्क्स हमारा ब्लैंक रहेगा। अदर कोई एक्स्ट्रा रिमार्क्स होते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब सेकंड शो फ्लोर एक्टिविटी का टाइम आ गया है। सेकंड शो फ्लोर एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि मशीन्स के ऊपर हमें कुछ विजुअलाइजेशन के लिए बोर्ड्स लगाने हैं, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सी मशीन पे क्या चेंज चल रहा है। अगर हम किसी मशीन के पास जाके खड़े हों तो हमें पता लग जाए कि इस मशीन पे ये चेंज हुआ है। सेम अगर हम शॉप फ्लोर पे जाएं तो हमें शॉप फ्लोर की पूरी समरी अगर हमें देखनी है कि आज की डेट में कौन से चेंजेस कौन सी मशीन पे कहाँ पे हुए हैं, तो हम एक बोर्ड शॉप फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम इस तरीके से विजुअलाइजेशन का यूज़ करके अपनी कंपनी में शॉप फ्लोर मेंटेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 4M चेंज के अंदर अपने डेटा को रिकॉर्ड किया, जो भी चेंजेस आए उनको रिकॉर्ड किया, उनके ऊपर जो एक्शंस लिए उनको रिकॉर्ड किया।
बट हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करनी, हमें कुछ एनालिसिस भी करना है, कुछ एक्शंस भी लेने हैं ताकि ये जो चेंजेस हुए हैं इनको हम कम कर सकें। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेरेटो एनालिसिस का यूज़ करते हैं, पेरेटो चार्ट बनाते हैं कि मंथ के अंदर हमारे मैन के अंदर कितने चेंज हुए, मशीन के अंदर कितने चेंज हुए, मेथड के अंदर कितने चेंज हुए, मटेरियल के अंदर कितने चेंज हुए, और जो टॉप प्रायोरिटी पे आता है हम उसके लिए एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर कापा फिल करते हैं ताकि हम इन चेंजेस को कम कर सकें और अपनी कंपनी के अंदर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना सकें। फ्रेंड्स, हम ईयरली बेसिस पे भी अपने डाटा को रिकॉर्ड करके मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि पूरे ईयर में हमारे कितने चेंजेस हुए और कौन से मंथ में ज़्यादा चेंजेस हुए, कौन से मंथ में कम चेंजेस हुए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है चेंजेस को कम करना, ना कि चेंजेस को रिकॉर्ड करना। जब तक हम चेंजेस को कम नहीं करेंगे हम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। एट द एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर आपने इतने पेशेंस से मेरी पूरी वीडियो देखी, और ये मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो है जो मैंने बनाई है। आपको कैसी वीडियो लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकता है, या फिर वो मेरे को ईमेल भी कर सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेरीज डाल सकता है। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।